हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। इस वीडियो में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित और भौतिक विज्ञान का संपूर्ण कोर्स का अध्ययन कराया जाएगा। हम इसी वीडियो में कक्षा 10 के भी भौतिक विज्ञान के संपूर्ण कोर्स का अध्ययन करेंगे। आज पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 1। प्रकाश, बात किया जाए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं अथवा प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो इन सब के लिए यही आंसर आपको लिखना है। आप नोट्स अपने से लिख करके एक कॉपी बना लेंगे और अपनी नोट्स स्वयं आप तैयार करेंगे। नोट्स आपके सामने उपस्थित रहेंगे, पूरा नोट्स आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप सभी परिभाषाएं, सूत्र, नियम, तरीके और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती। उसके बाद प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त अथवा प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। बात किया जाए दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कहा जाए दीप्त अथवा प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें दीप्त अथवा प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, वैद्युत बल्ब आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप पढ़ते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, कहा जाए अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें
अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तब हमें पृथ्वी दिखाई देती है, जमीन हमको दिखाई देती है। चंद्रमा, चंद्रमा भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है। मतलब चंद्रमा का भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, लोहा, पत्थर आदि, इन सब का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, लोहा, पत्थर आदि। फिर इसके बाद अगला स्टेप पढ़ते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। बात किया जाए पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश निकल जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिनसे होकर प्रकाश निकल जाता है अर्थात जिनके आर पार देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश निकल जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, इसके भी आर पार प्रकाश निकल जाता है। जल यदि स्वच्छ है तो उसके आर पार प्रकाश निकल जाता है, मतलब स्वच्छ जल के आर पार भी देखा जा सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे बाल्टी में यदि स्वच्छ पानी भरा हो तो हमें बाल्टी की पेंदी भी दिखाई पड़ती है, अर्थात स्वच्छ जल यह एक पारदर्शी वस्तु है। साफ कांच, यदि कांच बिल्कुल साफ है, जैसे कांच का एक दरवाजा हमारे सामने लगा हो और हम आर पार देखना चाहें तो आर पार की वस्तुएं भी हमें दिखाई देती हैं, अर्थात कांच के आर पार भी देखा जा सकता है, इसलिए इसे भी हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। वायु आदि, वायु सभी स्थानों पर उपलब्ध होती है। हमारे सामने यह व्हाइट बोर्ड है और इस व्हाइट बोर्ड और हमारे बीच में वायु उपस्थित है, फिर भी व्हाइट बोर्ड हमें दिखाई पड़ता है, अर्थात वायु यह भी एक पारदर्शी वस्तु है। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश निकल जाता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल, साफ कांच, वायु आदि। अपारदर्शी वस्तुएं, बात किया जाए अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता,
बिल्कुल नहीं निकल पाता, जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट की दीवार, लकड़ी आदि। यदि हमारे सामने लोहे का एक दरवाजा है तो उसके उस पार क्या है हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए लोहा एक अपारदर्शी वस्तु है। ईंट की दीवार, यदि हम घर के अंदर, कमरे के अंदर उपस्थित हैं, कमरे की बाहर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, अर्थात ईंट की दीवार ये भी एक अपारदर्शी वस्तु है। लकड़ी, यदि लकड़ी हमारे सामने उपस्थित है तो लकड़ी के पीछे कौन सी वस्तु रखी है यह हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें भी कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट की दीवार, लकड़ी आदि। अल्प पारदर्शी, अथवा पारभासी वस्तुएं। बात किया जाए अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाता है, उन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाता है, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाता है, उन्हें अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तु कहते हैं। उन्हें अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हैं घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, या हम गंदा जल भी कह सकते हैं। आदि। घिसा हुआ कांच, यदि कांच घिसा हुआ है तो उसके आर पार भी हमें धूमिल दिखाई पड़ता है। तेल लगा कागज, यदि कागज पर तेल लगा हो तो उसके नीचे का अक्षर भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, अर्थात इन्हें हम कहते हैं अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तु। गंदा जल, यदि जल गंदा है तब उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत धूमिल दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश इसमें आंशिक रूप से ही निकल पाता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाता है, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, गंदा जल आदि।
इन्हें हम कहते हैं पारभासी वस्तु। अब इसके बाद अगले स्टेप पता करते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण हम जानते हैं कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा पर गति करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। बात किया जाए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है उसे प्रकाश की किरण। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। यदि यहाँ पर हम टॉर्च जलाते हैं उसका प्रकाश बिल्कुल सीधा जाता है। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बात किया जाए प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें एक साथ आती हैं, यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें एक साथ आती हैं, यदि यहाँ पर हम 4-5 टॉर्च जला करके रख देते हैं तो सभी टॉर्च से प्रकाश की किरणें एक साथ निकलती हैं। कहने का मतलब यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें एक साथ आती हैं तो उन्हें प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें एक साथ आती हैं, कई प्रकाश की किरणें एक साथ आती हैं तो उन्हें प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उन्हें प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किया जाए प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें एक साथ आती हैं तो उन्हें प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषाओं को हम नोट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी। बात किया जाए अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं।
अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें आकर के एक ही स्थान पर मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें आकर एक साथ मिलती हैं, ये कहते हैं यदि कई प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यदि कई प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आप चित्र भी बना सकते हैं इसके लिए। यदि कई प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, इधर से प्रकाश की किरण आई, यहां से आई, इस डायरेक्शन से आ रही हैं और इस सभी प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया हमारा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि कई प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नंबर 2, बात किया जाए अपसारी। अपसारी किसे कहते हैं? मतलब अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? बात किया जाए अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं या एक ही बिंदु से आती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें, कई का मतलब यह है कि कम से कम एक से तो अधिक ही होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं, एक ही बिंदु से आ रही हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है, ये एक ही बिंदु से कई प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, इसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण एक इधर जा रही है, एक इधर। इस प्रकार से कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं तो उन्हें हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
अपसारी प्रकाश किरण पुंज यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट अब इस में देखते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। बात किया जाए समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तीसरा स्टेप में आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे यदि 3-4 टॉर्च परस्पर समांतर रखे जाएं तो इनके प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर जाती हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज। यदि किसी स्थान पर कई प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये होती हैं प्रकाश किरण पुंज, 3 प्रकार के। और अब बात करते हैं अगले स्टेप में प्रकाश के गुण बताइए। यदि कहा जाए प्रकाश के गुण बताइए, प्रकाश की विशेषताएं बताइए, इसका मतलब ये है कि हम यही चीजें सब चीजें लिखेंगे। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यही सब 4-6 गुण हमको लिखने हैं। प्रकाश के गुण अथवा प्रकाश की विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से बताएंगे हम। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है या सरल रेखा में गति करता है। नंबर 2, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 4, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि हम धूप में खड़े होकर के शीशा चमकाते हैं तो सूर्य का प्रकाश शीशे से टकराकर कमरे की तरफ चला जाता है, मतलब सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होता है। नंबर 5, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे ना जाकर अपने मार्ग से कुछ मुड़ जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। नंबर 6, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के गुण लिखेंगे। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसके बाद अगले स्टेप आता है गोलीय दर्पण। बात किया जाए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस प्रकार से नोट्स आपके लिए बनवाई जा रही है, तैयार की जा रही है, सेम उसी प्रकार से आप नोट्स तैयार करेंगे और इनको रटेंगे। थ्योरिकल जितने हैं सबको अच्छी तरह से रट लेंगे। बाद में जो मैथमेटिकल या सूत्र के रूप में आएंगे उनको भी हम विस्तार से समझेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। अब आता है गोलीय दर्पण। बात किया जाए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की गेंद, अगर वो प्लास्टिक की ना होकर के कांच की गेंद होती और वो पूरी गोल ना होकर आधा गोल आप अलग कर लीजिए या आधे से कम या अधिक, कहने का मतलब कांच के खोखले गोले के एक भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। बात किया जाए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के
एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल पृष्ठ और जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है, जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल पृष्ठ और जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल पृष्ठ और दूसरा जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग को, यदि कांच का ये पूरा एक खोखला गोला दिया गया है और पूरा गोला ना लेकर के सिर्फ एक भाग लिया जाए तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को, भाग का मतलब ये है, ये भाग हम छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे गोल कटोरा, अगर हम कटोरे को बाहर से देखते हैं तो जो बाहर का भाग होता है उसे कहते हैं उत्तल पृष्ठ और यदि हम कटोरे को अंदर की ओर से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं अवतल पृष्ठ। कांच के खोखले गोले के एक भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल पृष्ठ और जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। जो अंदर का भाग होता है उसे हम कहते हैं अवतल पृष्ठ और जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। इन्हीं पृष्ठों के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक,
उत्तल दर्पण। और नंबर 2 अवतल दर्पण। बात किया जाए गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोली दर्पण कहते हैं। इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है जिसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और दूसरा जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण। अब इसके बाद अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, और गोली दर्पण से संबंधित और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, वो सभी परिभाषाएं और उनके आधार पर प्रतिबिंब का वर्णन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं।